जो ख्वाब थे मेरे ज़हन में, ना मैं कह सका, ना मैं लिख सका, कि ज़बाँ मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ, कलम मिला तो बिका हुआ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एनटीए प्रेमचंद हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और ये आपके लिए विशेष रूप से हिंदी साहित्य के लिए और नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं से संबंधित आपको यहाँ कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और आज की ये कक्षा आपके लिए है भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम देखेंगे काव्य लक्षण। और इससे पहले आपके लिए एक अच्छी नोटिफिकेशन बता दें कि आपके लिए ये डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है कि हिंदी साहित्य में और भारतीय काव्य शास्त्र में आपके लिए क्लास हो चुकी है। रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन राम और हिंदी साहित्य का क्लास 1 हो गया है। और इसी में हमने भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण देख रहे हैं। और इससे पहले एक क्लास 2 क्लास और हो चुका है, वो है आपका काव्य गुण और काव्य दोष पर। तो इसी श्रेणी में हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और आपसे निवेदन है, आपको आज की जो क्लास का कंटेंट रहेगा आपको सर्वोपरि रहेगा। यहाँ से आपके 2 नंबर पक्का हैं, ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से काव्य लक्षण से प्रश्न आता ही आता है नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी हिंदी में और संस्कृत में भी। तो आप सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सबसे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम अगली जो क्लास होगी, ये क्लास होगी और भी जो हमारी क्लास होंगी उसकी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, अब चलिए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, अपना विषय है, वो है हमारा काव्य लक्षण। काव्य लक्षण के अंतर्गत हम देखेंगे काव्य लक्षण क्या है। ठीक, काव्य लक्षण की बात करें तो हम देखिए, काव्य लक्षण है काव्य। काव्य कवि का कर्म या कार्य। काव्य का अर्थ है, काव्य लक्षण के अंतर्गत देखेंगे हम, काव्य का अर्थ है कवि का कर्म या कार्य। अब काव्य लक्षण है, काव्य लक्षण से जो परिभाषित है हम वो देखेंगे। देखिए, काव्य लक्षण की बात करें, काव्य का स्वरूप, काव्य का अर्थ, काव्य की परिभाषाएं, ये काव्य लक्षण के अंतर्गत हम देखेंगे। काव्य का स्वरूप, काव्य का अर्थ, काव्य की परिभाषाएं, ये काव्य लक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब जो हम काव्य लक्षण है उसका हम अध्ययन करेंगे, वो हम देखेंगे 3 श्रेणियों में देखेंगे। और यही हमें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, यहाँ से आपके समझ लीजिए 2 नंबर 2 क्वेश्चन आपके पक्का पूछे जाते हैं। एक देखेंगे हम संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण, और दूसरे नंबर पे देखेंगे हम हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण। हिंदी आचार्यों में हमें क्या देखना है, इसमें 3 श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं मुख्य रूप से। एक होंगे आपके रीतिकालीन आचार्य, दूसरे होंगे आपके भक्तिकालीन आचार्य, और 3 नंबर होंगे आपके आधुनिक आचार्य। इनके अनुसार हम काव्य लक्षण देखेंगे। और सबसे पहले बता दें, अब पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण हैं, उसमें से समझ लीजिए मुख्य इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ से तो पूछे ही जाते हैं। और हिंदी संस्कृत आचार्यों के अनुसार हम देखेंगे काव्य लक्षण। ये ही आपकी क्या है, काव्य लक्षण पर क्लास है। आपसे निवेदन है, आप पहली बार क्लास पे इस पे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए। अब देखिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण क्या कहते हैं काव्य लक्षण के संबंध में, संस्कृत आचार्यों के अनुसार हम काव्य लक्षण देख रहे हैं। पहला ये है अग्नि पुराणकार। अग्नि पुराणकार ने संस्कृत आचार्य हैं, इन्होंने बताया है काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए, संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम काव्यम स्फुरदलंकारम गुणवदोष वर्जितम। कहने का तात्पर्य इनका अग्नि पुराणकार का ये है कि इष्ट अर्थ को, कहते हैं इष्ट अर्थ को संक्षेप में व्यक्त करने वाली अविच्छिन्न पदावली काव्य है। काव्य कुछ अलंकारों एवं गुणों से युक्त होता है, उसके लिए दोष वर्जित है। कह रहे हैं अग्नि पुराणकार क्या कह रहे हैं, संक्षेपाद्वाक्यामिष्टार्थ व्यक्षन्ना पदावली काव्यम स्फुरदलंकारम गुणवदशोष वर्जितम। ये है अग्नि पुराणकार का सूत्र है काव्य लक्षण के संबंध में। काव्य लक्षण का इसका अर्थ बताते हैं, इष्ट अर्थ और संक्षेप में व्यक्त करने वाली अवच्छिन्न पदावली काव्य है। काव्य कुछ अलंकारों एवं गुणों से युक्त होता है, उसके लिए दोष क्या है, वर्जित है। ये काव्य के लिए हमेशा दोष वर्जित है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये अग्नि पुराणकार का कथन है किसके, काव्य लक्षण के संदर्भ में। ठीक, अब देखिए इसमें एक नोट है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिए। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण का सबसे पहले प्रयोग अग्नि पुराण ने ही मिलता है, अग्नि पुराण में मिलता है। जो अग्नि पुराणकार हैं उनके द्वारा ही सबसे पहले काव्य लक्षण शब्द का प्रयोग मिलता है, वही करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आए हैं हम आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में काव्य लक्षण जो बताए हैं वो इस प्रकार है। और भरतमुनि का जो समय है 2 से तीसरी शताब्दी, या कह सकते हैं 2 से 3 ईसा पूर्व। और इनके जो रस संप्रदाय है, ये देखिए, बात करें हम भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की, नाट्यशास्त्र में कुल कितने 36 अध्याय हैं, ये विशेष याद रखिए। इसमें क्या है, 6वें और 7वें अध्याय में रस सूत्र को दिया गया है। किसको, रस सूत्र को दिया गया है। और एक बात और बताएं आपको, इसमें भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 17वें अध्याय में कितने अपने इन्होंने 4 अलंकारों की बात की है। 4 अलंकारों की बात की है, ये आपको पता रहना चाहिए, कितने 4 अलंकारों की बात की है। और 4 अलंकार वो भरतमुनि क्या क्या मानते हैं, पहला मानते हैं दीपक,
फिर उपमा, रूपक, यमक, ये 4 अलंकार भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के 17वें अध्याय में माने हैं और रस सूत्र को दिया है इन्होंने 6 से 7वें अध्याय में उन्होंने उसका विवेचन विश्लेषण किया है। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखते हैं हम भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार काव्य लक्षण। ठीक, ये है काव्य लक्षण। मृदु ललित पदान्यम गुण शब्दार्थहीनम जनपदा सुखबोध्यम युक्तिमनृत्योज्यम बहुकृत्य रसमार्गम संधि संधानम युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। ये है भरतमुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में काव्य लक्षण के संबंध में क्या है। मृदु ललित पदान्यम गुण शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति मनर्त्योज्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। ये है भरतमुनि ने दिया है इसके काव्य लक्षण के संबंध में। अब एक और कथन मिलता है भरतमुनि का, अर्थक्रियोयेतम काव्यम। ये है कि भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में काव्य लक्षण के संदर्भ में। अब भरतमुनि ने, अब देखिए काव्य लक्षण तो दिए हैं, ये है संस्कृत में, इसका अनुवाद देखते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। बताते हैं भरतमुनि, ये पहले जो सूत्र है मृदु ललित पदान्यम, इसका देखिए कहते हैं हिंदी अनुवाद, कोमल एवं सुंदर पदों से युक्त गुण अर्थ से हीन शब्द जो जन समूह को सुख दे, जिसमें युक्ति एवं नृत्य की योजना हो, जो रस को मार्ग प्रशस्त करने वाला हो तथा संधि संधान से युक्त हो, वह नाटक दर्शकों के लिए शुभ काव्य होता है। ये आचार्य भरतमुनि बता रहे हैं क्या कि जो काव्य लक्षण के संदर्भ में बता रहे हैं, कोमल एवं सुंदर पदों से युक्त गुण अर्थ से हीन शब्द जो जन समूह को सुख दे, जिसमें युक्ति एवं नृत्य की योजना हो, जो रस को मार्ग प्रशस्त करने वाला हो तथा संधि संधान से युक्त हो, वह नाटक दर्शकों के लिए शुभ काव्य होता है। ठीक, और दूसरा वाला जो सूत्र है अर्थ क्रियोतम, उस और इसका बताते हैं अर्थ और क्रिया से युक्त रचना काव्य है। ये सबसे आपको याद रहना चाहिए कि अर्थ और क्रिया से युक्त रचना क्या होगी, वो काव्य होगी। ये आचार्य भरतमुनि कह रहे हैं अपने नाट्यशास्त्र में। ठीक, अब देखते हैं हम आचार्य भामह। आचार्य भामह हैं, ये बताते हैं अपने, इनका ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। आचार्य भामह 7वीं शताब्दी के आचार्य हैं, ये आपको मूल रूप से पता रहना चाहिए। आचार्य भामह 7वीं शताब्दी के आचार्य हैं, इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। अच्छा, ये बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि भामह किस संप्रदाय से हैं, किस संप्रदाय से इनका ताल्लुक है, ये आप बताइए। देखते हैं हम आचार्य भामह के अनुसार काव्य लक्षण। ये देखिए एक बिंदु है इनके लिए महत्वपूर्ण है, वास्तविक काव्य लक्षण का आरंभ कहाँ से मिलता है हमें, आचार्य भामह के यहाँ शुरुआत मिलती है। वास्तविक काव्य लक्षणों की शुरुआत आचार्य भामह से ही मिलती है हमें। तो आचार्य भामह हैं काव्य लक्षणों के संदर्भ में बताते हैं, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। बता रहे हैं आचार्य भामह, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सहभाव काव्य है। ये आपको भामह के अनुसार पता रहना चाहिए। क्या कहती हैं, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ का सहभाव काव्य है, ये आचार्य भामह कह रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं दोष में अतिव्याप्ति दोष। इन्होंने एक दोष को बताया है जो काव्य लक्षण के संदर्भ में आता है, वो है अतिव्याप्ति दोष। ये आपको याद रखना है, भामह ने दोष की जो एक बताया है वो है अतिव्याप्ति दोष। ठीक, अब देखते हैं आगे हैं दंडी। आचार्य दंडी हैं, आचार्य दंडी का जो ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। काव्यादर्श आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम है और दंडी का समय है 8 से 9वीं शताब्दी। ये आपको याद रहना चाहिए, दंडी का समय है 8 से 9वीं शताब्दी, कहीं कहीं हमें 7वीं शताब्दी भी देखने को मिलता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्रम लगाने के लिए प्रश्न काव्यशास्त्र से पाश्चात्य विद्वान या संस्कृत आचार्य, उनसे भी आपके लिए क्रम लगाने के लिए आचार्यों को दे दिया जाता है नेट JRF TGT PGT इत्यादि सभी परीक्षाओं में। तो आचार्य दंडी के अनुसार काव्य लक्षण क्या है वो देख रहे हैं। देखिए ये कहते हैं, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छन्ना पदावली। क्या, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छन्ना पदावली, इसके अर्थात देखें हम, इष्ट अर्थ से युक्त अविच्छिन्न पदावली उसका शरीर है। ये काव्य लक्षण के संदर्भ में बताया है दंडी ने कि इष्ट अर्थ से युक्त अविच्छिन्न पदावली उसका शरीर है। ये दंडी बता रहे हैं काव्य लक्षण के संदर्भ में। अब देखिए आचार्य वामन के अनुसार देखते हैं काव्य लक्षण। आचार्य वामन काव्य लक्षण के संदर्भ में बताते हैं इनका, देखिए आचार्य वामन है, वामन का समय है 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी आचार्य वामन का समय है। इनके ग्रंथ का नाम है आचार्य वामन का काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति और वामन है, ये रीति संप्रदाय से हैं। ये आप इनका रीति संप्रदाय है, विशेष रूप से याद रखिएगा। अब देखिए हम बनाते हैं वह इस तरह से, इसकी आकृति इस प्रकार होती है। अगर हम वह में ऐसे एक गोल और एक गोल इस तरह से हम लगा दें तो समझ लीजिए ये वाला वह हमने यहाँ ले लिया, तो क्या होता है, ये वह से हम देख सकते हैं आचार्य वामन का समय याद करने के लिए 8वीं शताब्दी। ठीक,
इस तरह से 8वीं से वह से 8वीं शताब्दी आप याद कर सकते हैं आचार्य वामन का समय। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। आप मुझे कमेंट में बताइए काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है। ठीक, अब देखिए हम देखते हैं काव्य लक्षण आचार्य वामन के अनुसार, जो कि रीति संप्रदाय के आचार्य हैं। देखिए कहते हैं आचार्य वामन, काव्यम ग्राह्यमलंकारात् सौंदर्यमलंकारः सदोष गुण अलंकार हानादानाभ्याम। ठीक, क्या कह रहे हैं आचार्य वामन? काव्यम ग्राह्यमलंकारात् सौंदर्यमलंकारः सदोष गुणालंकार हानादानाभ्याम। ये है आचार्य वामन के अनुसार। अब इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं काव्य की ग्राह्यता अलंकारों से होती है। काव्य है उसकी ग्राह्यता अलंकारों से होती है। सौंदर्य ही अलंकार है। वह काव्य गुण एवं अलंकारों से युक्त होता है तथा उसमें दोषों का हान अर्थात परित्याग होता है। ये है आचार्य वामन के अनुसार काव्य लक्षण के संदर्भ में परिभाषा। ठीक, अब देखिए ये आपके नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी इत्यादि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएं और क्लास को भी अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिए। अब आगे देखते हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन है, इनका ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक और ये हैं, इनका समय है 9वीं शताब्दी। अच्छा, आनंदवर्धन है, ये ध्वनि संप्रदाय, इनका एक संप्रदाय चलता है जो है ध्वनि संप्रदाय। अच्छा, काव्य लक्षण के संदर्भ में ये इनका कथन है। कहते हैं कि आनंदवर्धन, इनका कथन देखिए 1 नंबर है। 2 इनके कथन देखेंगे हम। काव्यस्यात्मा ध्वनिः काव्यस्यात्मा ध्वनिः शब्दार्थ शरीरम तावत्वयम्। ठीक, ये कहना चाह रहे हैं आनंदवर्धन, काव्य की आत्मा ध्वनि है, शब्द और अर्थ उस काव्य का शरीर है। ठीक, और आनंदवर्धन का सीधा संस्कृत में कहना है काव्यास्यात्म ध्वनिः शब्दार्थ शरीरम तावत् कायम। कहने का तात्पर्य यही है, काव्य की आत्मा ध्वनि है, शब्द और अर्थ उस काव्य का शरीर है। आचार्य आनंदवर्धन का जो ध्वनि संप्रदाय है उसी के अनुसार आनंदवर्धन ने काव्य की जो आत्मा मानी है, उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। ये आपको याद रहना चाहिए कि ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन हैं? आनंदवर्धन हैं। और इसी श्रेणी में आगे देखिए आनंदवर्धन का जो अगला कथन है वो बताते हैं, सहृदय हृदयालहदि शब्दार्थयमयत्वं त्वेमव काव्य लक्षणम। सहृदय हृदयालहादि शब्दार्थमयत्वेमव काव्य लक्षणम। तो इसका अर्थ में देखेंगे कि कह रहे हैं आनंदवर्धन, सहृदय के हृदय को हालादित करना व शब्द एवं अर्थ से युक्त होना काव्य लक्षण है। क्या? सहृदय के हृदय को हालादित करना व शब्द एवं अर्थ से युक्त होना काव्य लक्षण है। ये है कौन? आनंदवर्धन बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब देखते हैं हम भोजराज। भोजराज की बात करें तो भोजराज का समय है 10वीं शताब्दी इनका समय है, और वैसे ऐसे भी देखा जाता है भोजराज का समय 10वीं शताब्दी प्रथम भाग। अब देखिए इनके ग्रंथ का नाम है सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण है, और दूसरा ग्रंथ है इनका श्रृंगार काव्य। अब देखिए आचार्य भोजराज हैं, भोजराज का समय है 10वीं शताब्दी, और इनके 2 ग्रंथ का नाम है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार काव्य। ये ग्रंथ आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूछ लेता है क्रम लगाने के लिए कि किस आचार्य का यह ग्रंथ है और किस आचार्य के बाद इस ग्रंथ की पुनरावृत्ति होती है या क्रम में आता है। तो आचार्य भोजराज हैं। भोजराज के देखिए तो कहते हैं कि काव्य लक्षण के संदर्भ में इनका जो कथन है देखिए, निर्दोषं गुणवत् काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतं रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रतीञ्च विन्दति। कहना है निर्दोषं गुणवत् काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतं रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिञ्च विदति। ये हैं भोजराज, ये 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं। तो काव्य लक्षण के संदर्भ में बता रहे हैं, काव्य दोषों से रहित गुणों से युक्त एवं अलंकारों से अलंकृत होता है। रस से युक्त यह अलंकार काव्य कवि की कीर्ति प्रीति को करने वाला होता है। ठीक, कीर्ति बोले तो यश के लिए है। तो काव्य दोषों से रहित गुणों से युक्त एवं अलंकारों से अलंकृत होता है। रस से युक्त यह अलंकार काव्य कवि की कीर्ति यानी यश प्रीति को करने वाला होता है। ये है भोजराज के अनुसार। अब देखिए हम देखते हैं आचार्य रुद्रट के अनुसार। रुद्रट हैं, ये 9वीं शताब्दी के आचार्य हैं, और इनका जो ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार और बताइए कमेंट बॉक्स में काव्य अलंकार किस आचार्य का ग्रंथ है। ठीक, अब देखे हैं रुद्रट के अनुसार काव्य लक्षण के संदर्भ में क्या है। कहते हैं रुद्रट, ननु शब्दार्थौ काव्यम। इनका कथन है ननु शब्दार्थौ काव्यम। ये कहते हैं निश्चित शब्द और काव्य अर्थात निश्चित शब्द और अर्थ से युक्त रचना क्या है? काव्य है। ननु शब्दार्थौ काव्यम रुद्रट।
ठीक, इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार हैं आचार्य भामह, जो भामह हैं उनका भी ग्रंथ है, क्या है, काव्य अलंकार। ये आपको याद रखना है। ठीक, आचार्य भामह 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं, ये भी याद रखिए। और अब देखते हैं आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य लक्षण के संदर्भ में कथन, कि आचार्य कुंतक ने काव्य लक्षण के संदर्भ में अपनी क्या विचार दिया है। देखिए, आचार्य कुंतक का जो कुंतक है उनका समय है 10वीं शताब्दी, और इनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। आचार्य कुंतक का जो संप्रदाय है उसका नाम बताइए। आचार्य कुंतक हैं उस उनके वक्र जो इनका संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। आचार्य कुंतक का जो संप्रदाय है क्या है, वक्रोक्ति संप्रदाय, और इनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। देखिए, वक्रोक्ति जीवितम के साथ अब ये बताते हैं अपने इस ग्रंथ में काव्य लक्षण। कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ वक्र व्यापारशालिनौ बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विदाहलादकारिणौ। कहते हैं कवि की वक्र, वक्र अर्थात बोले हैं वक्र का अर्थ होता है यहाँ श्रेष्ठ से, कवि की वक्र श्रेष्ठ प्रतिभा से उत्पन्न कार्य जो शब्द और अर्थ से युक्त होता है, बंधों, ठीक, बंधनों या बंधों में व्यवस्थित होता है, वह काव्य होता है तथा वह विद्वानों को आनंद देने वाला होता है। कुंतक बताना चाह रहे हैं काव्य लक्षण के संदर्भ में, कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनौ बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विदाहलादकारिणौ। ठीक, कह रहे हैं कवि की वक्र श्रेष्ठ, मतलब कवि की वक्र प्रतिभा से उत्पन्न कार्य जो शब्द और अर्थ से युक्त होता है, बंधों में व्यवस्थित होता है। बंधों अर्थात बोले तो बंधनों में क्या होता है, व्यवस्थित होता है, वह काव्य अर्थात काव्य होता है तथा वह विद्वानों या लोगों को आनंद देने वाला होता है। ये आचार्य कुंतक बता रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण देखिए, आचार्य मम्मट का समय है 11वीं शताब्दी का मध्य। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। अब देखिए काव्यादर्श, काव्यादर्श का ग्रंथ है आचार्य दंडी का। काव्य अलंकार हैं आपके रुद्रट और भामह, इन दोनों का ग्रंथ है काव्य अलंकार। और काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है, ये है आपका मम्मट का। और काव्य प्रकाश ये हो गया आपका किसका, मम्मट का। अब देखते हैं काव्य प्रकाश के अनुसार, मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण। ठीक, काव्य लक्षण में बताते हैं मम्मट तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुण अलंकार कृति पुनः क्वापि। कहते हैं कि ये आप इसमें पूरे वाक्य में मम्मट के तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणान अलंकृति पुनः क्वापि, इसमें आप तद्दोषौ शब्दार्थौ ये इतना भी याद रखेंगे तो आप परीक्षा में आप इसे पहचान भी लेंगे कि आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण के संदर्भ में कहा है, बताते हैं वह काव्य दोषों से रहित, शब्द और अर्थ से युक्त, गुणों से युक्त तथा कभी कभी अलंकारों से रहित होता है। वह क्या है, काव्य प्रकाश में बता रहे हैं लक्षण, काव्य लक्षण कि तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। कहते हैं वह काव्य दोषों से रहित, शब्द और अर्थ से युक्त, गुणों से युक्त तथा कभी कभी अलंकारों से रहित होता है। वह क्या होता है, काव्य लक्षण होता है। ये है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट अगला एक और आचार्य मम्मट का कथन है, वो कहते हैं लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्म काव्यम। कहते हैं लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्म काव्यम। ये आचार्य मम्मट बता रहे हैं कि कुशल कवि का कर्म अर्थात कार्य जिसमें लोकोत्तर अर्थात दिव्य वर्णन हो वह क्या है, काव्य है। कुशल कवि का कर्म जिसमें लोकोत्तर वर्णन हो वह क्या है, काव्य है। ये मैं लोक से इतर का वर्णन हो तो वहाँ क्या होगा, काव्य होगा। ये ऐसे आचार्य मम्मट मानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम इसी श्रेणी में आगे आते हैं हमारे वाग्भट्ट। वाग्भट्ट क्या जो काव्य लक्षण के संदर्भ में कहते हैं वाग्भट्ट साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तये। कहते हैं वाग्भट्ट का समय है 1221 ईस्वी से 1121 ईस्वी से 1256 ईस्वी, और इनके ग्रंथ का नाम है वाग्भट्टालंकार। ग्रंथ का नाम है वाग्भट्टालंकार, और उन्होंने काव्य लक्षण की परिभाषा दी है साधु शब्दार्थ संदर्भ गुण अलंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तये। ठीक, ये वाग्भट्ट हैं, और इसका देखिए अर्थ देखते हैं श्रेष्ठ शब्दार्थ गुण एवं अलंकारों से सुसज्जित रीति एवं रस से युक्त रचना काव्य है। ऐसा काव्य कवि की कीर्ति करने वाला होता है। ये आचार्य वाग्भट्ट बता रहे हैं क्या, श्रेष्ठ शब्दार्थ एवं गुणों और एवं अलंकारों से सुसज्जित रीति एवं रस से युक्त रचना काव्य है। ऐसा काव्य कवि की कीर्ति अर्थात यश करने वाला होता है। ये वाग्भट्ट का कहना है काव्य लक्षण के संदर्भ में। अब देखते हैं आचार्य हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र हैं, हेमचंद्र का समय 12वीं शताब्दी है। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अनुशासन। काव्य अनुशासन हेमचंद्र का ग्रंथ है, इनका समय 12वीं शताब्दी है। अब देखिए इन्होंने बोला है अदोषौ सगुणौ सलंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। ये
काव्य लक्षण के संदर्भ में बताते हैं, काव्य के संदर्भ में अदोषौ सगुणौ स अलंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। कहते हैं दोषों से रहित गुणों, अलंकारों और शब्द एवं अर्थ से युक्त रचना काव्य है। यहाँ सीधा सीधा हेमचंद्र ने बोल दिया है कि दोषों से रहित होनी चाहिए वह रचना, गुणों, अलंकारों और शब्द एवं अर्थ से युक्त रचना क्या होगी, वही काव्य होगी। ये आचार्य हेमचंद्र कहते हैं अपने काव्य अनुशासन में। इनका सूत्र है अदोषौ सगुणौ स अलंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। ठीक, आगे देखिए, आगे विद्यानाथ हैं, ये 13वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इनके ग्रंथ का नाम है प्रताप रुद्रैषौ भूषण, ये इनका ग्रंथ है। ये कहते हैं गुण अलंकार सहितौ शब्दार्थौ दोष वर्जितौ काव्यम। कहते हैं दोषों से क्या होना चाहिए, वर्जित होना चाहिए। जो काव्य होगा इसमें दोषों का अभाव रहता है। किसमें, काव्य लक्षण में, काव्य में। तो विद्यानाथ हैं, उनका कहना है गुण अलंकार सहितौ शब्दार्थौ दोष वर्जितौ काव्यम। तो अर्थ है हेमचंद्र के लक्षण के जैसा ही इसका अर्थ है। सेम हेमचंद्र ने जो बताया है, कहा है ना कि दोषों से रहित होना चाहिए, गुणों, अलंकारों और शब्द एवं अर्थ से युक्त रचना होगी, वह काव्य होगी। ऐसा ही सेम हेमचंद्र और विद्यानाथ का मानना है। ठीक, आगे हम देखते हैं अब जयदेव हैं। जयदेव के ग्रंथ का नाम है चंद्रलोक इनके ग्रंथ का नाम है। तो उसी में बताते हैं 13वीं शताब्दी के आचार्य हैं और जयदेव के अनुसार है काव्य लक्षण। देखिए, निर्दोष लक्षणवती सरीतिर्गुण भूषिता स अलंकार रसोनेक वृत्तिर्वाक् काव्य नाम भाग। क्या, निर्दोष लक्षणवती सरीति रुग भूषिता स अलंकार रस अनेक वृत्तिर्वाक् काव्य नाम भाग। ये हैं जयदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दोष रहित लाक्षणिक रीति युक्त गुण युक्त अलंकार सहित रस युक्त वृत्ति युक्त रचना काव्य है। बस सभी आचार्य हैं, उनका मानना है जो रचना दोष से रहित होगी वो क्या होगी, काव्य रचना होगी, जिसमें लाक्षणिक रीति युक्त गुण युक्त अलंकार सहित रस युक्त वृत्ति युक्त रचना क्या होगी, वो काव्य होगी। ये सभी आचार्य अर्थात एक तरह से जयदेव का भी, जो जयदेव हैं उनका भी मानना है। आगे देखते हैं विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ हैं, उनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ बताते हैं, इनका समय है 14वीं शताब्दी के आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ, के कह रहे हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो इनका कहना है कि वह काव्य जिसमें रस की अनुभूति हो वह काव्य है, वह काव्य जिसमें रस की अनुभूति हो वह काव्य है। ये ऐसा आचार्य विश्वनाथ मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ के बाद अब देखेंगे हम पंडित राज जगन्नाथ हैं, उनका समय है 17वीं शताब्दी। इनके ग्रंथ का नाम है रस गंगाधर। तो पंडित राज जगन्नाथ हैं, अपनी रस गंगाधर तिलक में बताते, जो रस गंगाधर है उनका ग्रंथ, उसमें बताते हैं काव्य लक्षण के संदर्भ में काव्य की परिभाषा, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ये पंडित राज जगन्नाथ बोलते हैं, जो 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं। क्या कह रहे हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ठीक, अब देखेंगे हम भक्तिकालीन आचार्य और रीतिकालीन आचार्यों के द्वारा काव्य लक्षण। भक्तिकालीन आचार्य और रीतिकालीन आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण देखेंगे। अब इसी में देखेंगे भक्तिकालीन में सबसे पहले आते हैं कौन, तुलसीदास में देखते हैं, उन्होंने काव्य लक्षण के संदर्भ में बोला है कीरति भनित भूति भले सो होई, बोल रहे हैं कीरति भनित भूति भल सोई और सुरसरी सम सब कर हित होई। ये कह रहे हैं तुलसीदास, कीरति भनित भूति भल सोई सुरसरी सम सब कर हित होई। कह रहे हैं तुलसीदास सबका हित करने वाली रचना को साहित्य काव्य मानते हैं। सीधा उनका कहना है कि ऐसी रचना जो सबका हित हित करे वो क्या हो, काव्य रचना साहित्य काव्य मानते हैं। ठीक, तो तुलसीदास हैं, तुलसीदास आगे भी बताते हैं काव्य लक्षण इन्होंने 3 माने हैं। काव्य लक्षण तुलसीदास ने कितने, 3 माने हैं, 3 काव्य लक्षण। तो बताते हैं तुलसीदास 3 लक्षण हैं। यश अर्थात कीर्ति का मतलब ही यहाँ यश है, और काव्य अर्थात वर्णन, और तीसरा है आपका संपत्ति। ये तुलसीदास ने 3 काव्य लक्षण माने हैं। कहते हैं कि नहीं प्राकृत जन गुण गाना सिर धुने गिरा लागी पछताना। ये तुलसीदास के यहाँ पंक्ति मिलती है हमें, कि नहीं प्राकृत जन गुण गाना सिर धुने गिरा ला गई पछताना। ये तुलसीदास क्या मिलता है। और तुलसीदास ने काव्य लक्षण 3 माने हैं, यश अर्थात कीर्ति, और 2 नंबर है वर्णन, और 3 नंबर है संपत्ति। ठीक, आगे देखिए हम काव्य लक्षण में देखते हैं केशवदास को। केशवदास हैं, अब देखिए केशवदास हैं रीतिकालीन आचार्य हैं, और केशवदास बताते हैं अलंकार युक्त रचना को काव्य माना है। जो केशवदास हैं, केशवदास ने
अलंकार युक्त रचना को क्या माना है, काव्य माना है। ठीक, और ये हैं केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका। तो वहीं इनका जो उन पर प्रभाव है केशवदास पर, भामह का प्रभाव है। तो बताते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुवर्णन सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त। ये हैं केशवदास। क्या, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुवर्ण सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त। ये हैं केशवदास काव्य के संदर्भ में परिभाषा दे रहे हैं। तो बता रहे हैं, चाहे कविता उच्च कोटि की हो, काव्य शास्त्रों के लक्षणों के अनुसार हो, आनंददायक हो, उसका वर्ण विधान अच्छा हो, अच्छे छंदों से युक्त हो, वह भी अलंकारों के बिना शोभा का प्राप्त होती है। वह भी क्या होती है, अलंकारों के बिना शोभा का प्राप्त नहीं होती, शोभा को प्राप्त नहीं होती, ऐसा केशवदास कहते हैं। तो तभी बता रहे हैं केशवदास कि कह रहे हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुवर्ण सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त। ये रीतिकालीन केशवदास हैं, उनका कथन है कि कह रहे हैं काव्य के संदर्भ में, चाहे कविता उच्च कोटि की हो, काव्य शास्त्रों के लक्षणों के अनुसार हो, आनंददायक हो, उसका वर्णन विधान अच्छा हो, अच्छे छंदों से युक्त हो, वह भी अलंकारों के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होती। ये केशवदास कह रहे हैं। तो बता रहे हैं दूसरे संदर्भ में इसका अर्थ देखते हैं हम, चाहे स्त्री उच्च कुल की हो, उसके लक्षण अच्छे हों, परिवार के सदस्यों को आनंद देने वाली हो, उसका रंग अच्छा हो, शारीरिक गठन अच्छा हो, किंतु वह अलंकारों अर्थात आभूषणों के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होती। यही केशवदास का कहना है कि बता रहे हैं ना केशवदास कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुवर्ण विसुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त। ये हुई केशवदास रीतिकालीन आचार्य में। अब देखते हैं चिंतामणि त्रिपाठी इनका पूरा नाम है। तो चिंतामणि बताते हैं कि काव्य की परिभाषा देते हुए, सगुण अलंकारान, क्या सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई। कह रहे हैं चिंतामणि, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई। कवित का अर्थार्थ यहाँ शब्द आया है, अर्थ आया है काव्य। तो कहने का तात्पर्य है चिंतामणि का कि गुण एवं अलंकार युक्त दोष रहित शब्द, गुण एवं अलंकार युक्त दोष रहित शब्द एवं अर्थ के सहभाव से युक्त रचना को विद्वान काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, गुण एवं अलंकार युक्त दोष रहित शब्द एवं अर्थ के सहभाव से युक्त रचना को विद्वान काव्य कहते हैं। आपको इसकी हिंदी जो अर्थ है उस पर तो ध्यान देना ही देना है। आपको विशेष रूप से चिंतामणि का जो काव्य के संदर्भ में जो परिभाषा दी है, इसे आपको याद रखना है। ये ब्रज भाषा में दी है, क्योंकि रीतिकालीन आचार्यों की विशेषता है उनकी सबसे बड़ी कि वो उनके युग में रीतिकाल में ब्रज भाषा का ही समावेश मिलता है। तो चिंतामणि बताते हैं, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम सोमनाथ बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, सोमनाथ सगुण पदार्थ दोष बिनु। काव्य के संदर्भ में सोमनाथ बता रहे हैं, सगुण पदार्थ दोष और बिनु पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवि जो सो कवित कही बुद्ध। कहने का अर्थ यह है यहाँ पे इनका कि पहले हिंदी आचार्य जिन्होंने काव्य में छंद को सर्वाधिक महत्व दिया, ये पहले हिंदी आचार्य हैं जिन्होंने काव्य लक्षण में छंद को क्या दिया है, सर्वाधिक महत्व दिया है। ये आपको याद रखना है, पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा कवि है जिसने काव्य लक्षण में छंद को सर्वाधिक महत्व दिया है। वो है सोमनाथ। तो भी कहते हैं कि सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवित्व जो कवि जो सो कवित्त कही बुद्ध। बुद्ध से मतलब है विद्वान और जुत से मतलब है युक्त। तो साधारण इसका अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे शब्द एवं अर्थ का सहभाव ही है। तो सोमनाथ यही बता रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, अगला है जो कुलपति मिश्र बताते हैं काव्य के संदर्भ में, जगते अद्भुत सुख सदन शब्द अरुथ। कहते हैं कुलपति मिश्र, जगते अद्भुत सुख सदन शब्द अरु अर्थ कवित्व यह लक्षण मैंने कियो समझी ग्रंथ बहुचित्त। कहने का तात्पर्य यह है कुलपति मिश्र का, सामान्य लोगों की वाणी की तुलना में अद्भुत वैचित्र्य युक्त आनंद प्रदान करने वाली शब्दार्थ युक्त रचना काव्य है। क्या कह रहे हैं कुलपति मिश्र, सामान्य लोगों की वाणी की तुलना में अद्भुत वैचित्र्य युक्त आनंद प्रदान करने वाली शब्दार्थ युक्त रचना क्या है, काव्य है। ये कुलपति मिश्र बता रहे हैं। कहते हैं, जगते अद्भुत सुख सदन अर्थात महल शब्द अरुद्ध कवित्व यह लक्षण मैंने कियो समझी ग्रंथ बहुचित्त। ठीक,
आगे इनका एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे, वक्रता आनंद युक्त शब्दार्थ युक्त रचना काव्य है। कहने का अर्थ यही है यहाँ, वक्रता आनंद युक्त शब्दार्थ युक्त रचना क्या है, काव्य है। ये क्यों मानते हैं, ये भी आपके, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कुलपति मिश्र यही बता रहे हैं, वक्रता आनंद युक्त शब्दार्थ युक्त रचना क्या है, काव्य है। और एक और हैं कुलपति मिश्र, एक और बिंदु में अपना विशेष ध्यान देते हैं, ये देते हैं, कहते हैं दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार। क्या कुलपति मिश्र कह रहे हैं, दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित्त है ताको करो विचार। ठीक, ये हैं आपके कुलपति मिश्र। कहना है दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित्त है ताको करो विचार। ये कुलपति मिश्र के अनुसार हैं काव्य लक्षण के संदर्भ में। अब देखते हैं हम आचार्य भिखारीदास हुए। भिखारीदास की बात करें, भिखारीदास देखिए, रस कवित्व को भंग भूषण है, अभूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण क्रूपता। कहते हैं कि भिखारीदास रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण क्रूपता। ये पंक्ति में आप पता है कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, क्योंकि भूषण शब्द आया है तो आप ये समझेंगे कहीं कवि भूषण की पंक्ति तो नहीं है। ये आपको विशेष याद ध्यान देना है, ये भिखारीदास हैं, उनकी पंक्ति हैं। कहते हैं रस कविता को अंग है, रस क्या है, वो कविता का अंग है। भूषण है, भूषण सकल, और भूषण क्या है, वो आभूषण है जो है, कहते हैं गुण स्वरूप और रंग, गुण और क्या स्वरूप है, वो क्या है, उसका रंग है। दूषण कुरूपता, और दूषण कहें तो जो दोष हैं, कुरूपता अर्थात उसका क्या है, अभाव है, उसमें दोष रहित होना चाहिए कविता में, ये भिखारीदास का कहना है। अब रीतिकालीन आचार्य हैं, रीतिकालीन आचार्य में आते हैं देव में, और देखिए एक और हैं देव, ये देव बता रहे हैं, इनका ग्रंथ का नाम है शब्द रसायन। शब्द रसायन में देव काव्य की परिभाषा को बताते हैं कि शब्द सुमति सुख ते कणई, क्या, शब्द सुमति सुख ते कणई, ले पद वचनानि अर्थ, छंद भाव भूषण सरस, सो कही काव्य समर्थ। कहते हैं देव, शब्द सुमति दुखते, शब्द सुमति मुख ते कणई, लय पद वचनानि अर्थ और छंद भाव भूषण सरस, सो कही काव्य समर्थ। ये देव की परिभाषा है। और ये बताते हैं कि देव विद्वानों के मुख से निकले हुए वे शब्द जिनमें अर्थ का सहभाव होता है, जो छंद भाव अलंकार एवं रस से युक्त होते हैं, उसे विद्वान काव्य कहते हैं। ये देव का मानना है। मानना सिर्फ ये है देव का, विद्वानों के मुख से निकले हुए वे शब्द जिनमें अर्थ का सहभाव होता है, जो छंद भाव अलंकार एवं रस से युक्त होते हैं, उसे विद्वान काव्य कहते हैं। ये देव के अनुसार उनके ग्रंथ शब्द रसायन में दिया गया है। आगे देखते हैं हम, देव हैं, देव का शब्द रसायन ग्रंथ है, उसमें भी देखिए कहते हैं देव के शब्द रसायन काव्य रसायन इनका ग्रंथ है। कहीं कहीं शब्द रसायन काव्य रसायन भी ग्रंथ इनका नाम मिलता है। तो बता रहे हैं काव्य सार शब्दार्थ को रस ते ही काव्य सुसार। कह रहे हैं कि काव्य सार शब्दार्थ को रस ते ही काव्य सुसार। ठीक, अब बता रहे हैं शब्द और का सार, ठीक, शब्द और अर्थ का सार काव्य है। यहाँ पे अर्थ लिखिएगा, अर्थ है शब्द और अर्थ का सार काव्य है, तथा काव्य का सार रस है। ठीक, ये हैं देव क्या कहना यही है, शब्द और अर्थ का जो सार है वो क्या है, काव्य है, और काव्य का जो सार है वो क्या है, रस है। ये देव कहते हैं किसमें, शब्द रसायन ग्रंथ में। ठीक, आगे देखिए हम देखते हैं श्रीपति कहते हैं, उनका ग्रंथ है काव्य सरोज। काव्य सरोज में उन्होंने रस को महत्व देते हुए कहा है कि श्रीपति बता रहे हैं काव्य के संदर्भ में, शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान, ताकौ काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान। ठीक, कह रहे हैं शब्द और अर्थ का सहभाव दोषों से रहित तथा गुण अलंकार व रसों से युक्त हो, उसे काव्य कहते हैं। ठीक, कहने का सबका सेंस एक ही है कि शब्द और अर्थ का सहभाव दोषों से रहित होना चाहिए तथा गुण अलंकार व रसों से युक्त हो, उसे हम काव्य कहते हैं। सभी विद्वान एक ही बात कह रहे हैं कि जो कविता या फिर काव्य हो वो हमेशा हमारा क्या हो, वो हमारा दोषों से रहित हो, बस वो कविता क्या होगी, अच्छी होगी, विद्वान उसे ही काव्य कहेंगे। आगे श्रीपति हैं, उन्होंने अपना एक और कथन कहा है, बता रहे हैं श्रीपति कि यद्यपि कह रहे हैं यद्यपि दोष बिनु गुण सहित, यद्यपि अर्थात कहने का तात्पर्य यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पंक्तियाँ विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा। जो काव्य के संदर्भ में आचार्य, तृतीय आचार्य हैं, संस्कृत आचार्य हैं जो, और हिंदी आचार्य आएंगे जो भी अपने कथन देंगे, वो आपको काव्य के संदर्भ में विशेष रूप से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि नेट JRF TGT PGT में इसमें सीधे आपसे प्रश्न कर लिया जाता है।
ये किसकी परिभाषा है काव्य के संदर्भ में, इस तरह से। तो श्रीपति हैं, श्रीपति ने क्या बताया, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। ठीक, आगे अब प्रताप शाही आते हैं। प्रताप शाही का ग्रंथ का नाम है काव्य विलास। काव्य विलास में प्रताप शाही बताते हैं, इन्होंने ध्वनि को महत्व दिया है। किसको? ध्वनि को इन्होंने महत्व दिया है। और ये बताते हैं प्रताप शाही काव्य के संदर्भ में, व्यंग्य जीव कही कवित्व को, व्यंग्य जीव कही कवित्व को, हृदय सो धनु पहचाने, शब्द अर्थ कही देहि, और पुण्य भूषण भूषण जाने। ये हुआ प्रताप शाही के द्वारा। तो प्रताप शाही काव्य के विलास में बता दिए, व्यंग्य काव्य का जीव है। इसका अर्थ देखते हैं, व्यंग्य काव्य का जीव है, हृदय उसे पहचान लेता है, शब्दार्थ काव्य का शरीर है तथा अलंकार उसके आभूषण हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। कहते हैं ना प्रताप शाही, व्यंग्य जीव कही कवित्व को, तो व्यंग्य काव्य का जीव है, हृदय सो धनु पहचान, हृदय उसे पहचान लेता है, शब्द अर्थ कहे देहि पुण्य, शब्द काव्य का शरीर है, देह, देह मतलब शरीर, शब्द और अर्थ काव्य का देह है, शरीर है, तथा अलंकार उसके आभूषण हैं। तो भूषण भूषण जान, यानी भूषण का अर्थ है यहाँ पे अलंकार से, और एक भूषण का अर्थ है यहाँ पे आभूषण से। तो अलंकार आभूषण हैं, ये प्रताप शाही बता रहे हैं। इन्होंने ध्वनि को महत्व दिया है प्रताप शाही ने काव्य विलास ग्रंथ में। अब देखते हैं हम आधुनिक आचार्य, हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य की परिभाषा, काव्य के लक्षण। ठीक, क्योंकि अब देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सिर्फ काव्य लक्षण में एक ही माना है, वो है प्रभाव। वो प्रभाव से ही इनका जो प्रभाव है किस पे है, ये आनंद वर्धन से प्रभावित हैं और आचार्य कुंतक से प्रभावित हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कविता या उस काव्य के संदर्भ में बता रहे हैं, शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। और जो कवि है वो शिक्षित है अच्छे से, वो अपनी उक्तियां वचन दे रहा है, प्रवचन दे रहा है, तो उसमें क्या चमत्कार होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, विलक्षणता नहीं, तो उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी अगले कथन में बता रहे हैं, सादगी असलियत और जोश समन्वित रचना काव्य है। क्या? सादगी असलियत और जोश समन्वित रचना क्या है? काव्य है। सर्वाधिक इन्होंने महत्व दिया है जोश को। क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है किसको? जोश को। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी बताते हैं, अगला कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है। क्या? अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है। और आगे बताते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। और आगे अर्थ सौरस्य की ही कविता का प्राण है। क्या कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी? कह रहे हैं अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। अब अगले विद्वान हैं, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य में डॉक्टर श्याम सुंदर दास या बाबू श्याम सुंदर दास। ये बताते हैं काव्य के संदर्भ में, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। काव्य साधना शब्द साधना है, काव्य साधना शब्द साधना है। ठीक, ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। काव्य साधना शब्द साधना है। ठीक, आइए मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं काव्य के संदर्भ में, काव्य जीवन की आलोचना है। काव्य जीवन की आलोचना है, ये मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। और यहीं मैथ्यू अर्नोल्ड भी कहते हैं काव्य जीवन की आलोचना है। ठीक, यहाँ एक विशेष रूप से हमें ध्यान देना होता है कि मुंशी प्रेमचंद कहते हैं काव्य मूलतः जीवन की आलोचना है, और मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं काव्य जीवन की आलोचना है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य, आप उनका जब निबंध पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि काव्य मूलतः जीवन की आलोचना है, ये मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद क्या बताते हैं काव्य के संदर्भ में, इन्होंने महत्व दिया है कल्पना को, और कल्पना की अनुभूति इन्होंने प्रेम से, और प्रेम का जो कल्याण, लोक कल्याण से इनका तात्पर्य है कहना। क्या? इन्होंने जयशंकर प्रसाद ने जो कल्पना को तो महत्व दिया, उसकी अनुभूति हुई प्रेम से, और जो प्रेम है लोक कल्याण में क्या हुआ है? सर्वमान्य हुआ है, मतलब कि वहाँ व्याख्यायित हुआ है। तो प्रसाद बताते हैं काव्य के संदर्भ में कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञानधारा है। वह सत्यम शिवम सुंदरम सार्वजनीता चिरंतन जनता अनुभूति और आदर्श की समष्टि है। क्या है?
काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आप इतना ही आप प्रसाद का याद रखेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। प्रसाद कहते हैं काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञानधारा है। वह सत्यम शिवम सुंदरम सार्वजननीयता, चिरंतनता, अनुभूति और आदर्श की समष्टि है। ये जयशंकर प्रसाद का कहना है। अब देखते हैं हम, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अब उनका निबंध है, क्या है निबंध का नाम बताइए और कब प्रकाशित हुआ, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। उनका निबंध का नाम है कविता क्या है और उसका समय है 1909। किसका, कविता क्या है, उसका समय है 1909 और ये निबंध है कविता क्या है शुक्ल का, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होता है कविता क्या है निबंध रामचंद्र शुक्ल का। उसमें कविता की परिभाषा दी है शुक्ल ने कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। और देखिए इन पे जो प्रभाव है आचार्य विश्वनाथ का प्रभाव है, जो इनका साहित्य दर्पण ग्रंथ है आचार्य विश्वनाथ का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है रस को। तभी कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा है, मतलब कि हमारी जो आत्मा है उसकी जो मुक्त अवस्था है वो क्या है, ज्ञान दशा है। उसी प्रकार जो हमारा हृदय है, हृदय की मुक्त अवस्था क्या है, रस दशा है। ये शुक्ल का कहना है। ठीक, और इसमें कहते हैं शुक्ल जी, अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। ये हुए आपके रामचंद्र शुक्ल। अब देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कविता के संदर्भ में, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं। आगे एक और कथन है सुमित्रा नंदन पंत का, काव्य जीवन का समग्र चित्रण है। काव्य क्या है, जीवन का समग्र चित्रण है। यही बात प्रेमचंद कह रहे हैं, यही मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं, वही सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी शब्दों में गढ़ी है। कह रहे हैं काव्य जीवन का समग्र चित्रण है और वहाँ काव्य जीवन की आलोचना है, ऐसे वहाँ बोला गया है। यहाँ काव्य जीवन का समग्र चित्रण है जो जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाने के लिए है। ये लोकहित की प्रमुखता में सुमित्रानंद पंत बताते हैं। आगे देखिए आप देखिए सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल की बात करें हम, ये बताते हैं कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का अल्फनामा है। क्या है, सुदामा पांडे धूमिल बताते हैं, धूमिल कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का अल्फनामा है। देखिए कविता का अर्थ मतलब यही है, धूमिल ने बहुत अच्छे से इसे व्याख्यायित किया है। क्या, कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का अल्फनामा है। ठीक, ये हुआ सुदामा पांडे धूमिल के अनुसार। अब आते हैं रामदहिन मिश्र। रामदहिन मिश्र बताते हैं, क्या कहते हैं कविता के संदर्भ में, कहते हैं हृदयों की आह्लादक रुचिर रचना काव्य है। क्या रामदहिन मिश्र कहते हैं, हृदयों की आह्लादक रुचिर रचना काव्य है। ये हुए रामदहिन मिश्र। अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, वो बताते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, साहित्य या काव्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। क्या कहते हैं विश्वनाथ, कहते हैं साहित्य या काव्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। ये आचार्य विश्वनाथ बताते हैं। ठीक, और अगले जो भी अब देखते हैं हम आगे हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा देखिए, महादेवी वर्मा क्या कहती हैं महादेवी वर्मा, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और यह चित्रण हृदय में आविर्भूत होती है। क्या, महादेवी वर्मा बता रही हैं कविता के संदर्भ में, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। ये आपको मूल रूप से याद रखना है महादेवी के अनुसार कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और यह चित्रण हृदय में आविर्भूत होती है। ठीक, अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं, क्या, साहित्य मनुष्य के अंतर का अचलित आनंद है जो उसके अंतर में अट नहीं सकता। ये उनका निबंध, वो कहते हैं मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं, तो उसी में तभी कहते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अट नहीं सकता।
ये 1000% द्विवेदी का कहना है। अब देखते हैं हम रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा को बताते हैं, साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनकी सौंदर्य की चाह उनके चाह करने वाले साधन हैं। ठीक, कहते हैं रामविलास शर्मा, साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनकी सौंदर्य की चाह रखने वाला या करने वाला साधन है। ठीक, ये है रामविलास शर्मा। अब आगे आते हैं, आगे का पूरा नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आगे का पूरा नाम क्या है, आगे का पूरा नाम बताइए। और आगे बताते हैं कविता के काव्य के संदर्भ में, काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति न होकर कला साधना है। आगे कहते हैं, काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति न होकर कला साधना है, जिसमें कवि की निजी अनुभूतियाँ वस्तु रूप प्राप्त करती हैं। ठीक, आगे बता रहे हैं, काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति न होकर कला साधना है, जिसमें कवि की निजी अनुभूतियाँ वस्तु रूप प्राप्त करती हैं। ठीक, अब आइए आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी बताते हैं कविता के संदर्भ में, काव्य के संदर्भ में, काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है, यह स्पतः एक अनुभूति तथ्य है। ये नंद दुलारी वाजपेयी का बताना है कि काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है, यह स्पतः स्पष्ट या स्पतः या अतः एक अनुभूति तथ्य है। ठीक है ना, क्या कहते हैं, काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है, यह स्वतः एक अनुभूत तथ्य है। ठीक, ये नंद दुलारी वाजपेयी बता रहे हैं, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे सौंदर्यमय चित्रण है। क्या, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे सौंदर्यमय चित्रण है, ये नंद दुलारी वाजपेयी बता रहे हैं। ठीक, आगे देख रहे हैं हम, महादेवी वर्मा बता रही हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महादेवी वर्मा क्या है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है। और आगे बताती हैं महादेवी वर्मा, कविता हमारे व्यष्टि जीवन को समष्टि जीवन तक पहुँचाने का रसमय साधन है। कहती है महादेवी वर्मा, कविता हमारे व्यष्टि जीवन को समष्टि जीवन तक पहुँचाने का रसमय साधन है। महादेवी वर्मा, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ये कौन कहता है, ये आप बताइए। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये है, आप इसको बताइए, ये किसने बोला है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। अब अगला हम कथन देखते हैं कविता के संदर्भ में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, इन्होंने हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखा है, जिसका नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 1938 ईस्वी में इन्होंने लिखा है, मैंने बता दिया आपको प्रकाशन वर्ष, और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम आप बताइए। अब देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कविता की परिभाषा देते हुए बताया है, आत्मा की गुण और छिपी हुई सौंदर्य राशि का भावना के आलोक से प्रकाशित हो उठना ही कविता है। क्या, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं, आत्मा की गूढ़ और छिपी हुई सौंदर्य राशि का भावना के आलोक से प्रकाशित हो उठना ही कविता है। ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब देखिए आगे, रामधारी सिंह दिनकर बताते हैं कविता के संदर्भ में, कविता मन की विशिष्ट दशा का प्रतिफलन है। रामधारी सिंह दिनकर वह कह रहे हैं, कविता मन की विशिष्ट दशा का प्रतिफलन है, ये रामधारी सिंह दिनकर का कहना है। अब देखिए हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र बताते हैं, रमणीय अनुभूति, शक्ति, वैचित्र्य और छंद, इन तीनों का समासित रूप कविता है। क्या डॉक्टर नगेंद्र का कहना है, रमणीय अनुभूति, शक्ति, वैचित्र्य और छंद, इन तीनों का समासित रूप कविता है, ये डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं। आगे डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। क्या, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अगला कथन बता रहे हैं कविता के संदर्भ में, साहित्य आत्म अभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य आत्म अभिव्यक्त जीवन की आत्म अभिव्यक्ति है, मतलब कि अभिव्यक्ति है, ये है डॉक्टर नगेंद्र। क्या कहना है डॉक्टर नगेंद्र का, साहित्य आत्मा अभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है, ये है डॉक्टर नगेंद्र। ठीक, अब देखते हैं पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण की परिभाषा क्या है, पाश्चात्य विद्वानों ने दी है। सबसे पहले आते हैं आपके हर्सन ने बताया है काव्य लक्षण के संदर्भ में, कविता जीवन की व्याख्या है। देखिए कविता जीवन की व्याख्या है, कौन कहता है, हर्सन कह रहे हैं, ये पाश्चात्य विद्वानों में है। ठीक, हर्सन के अनुसार है कविता जीवन की व्याख्या है। ठीक, आगे देखिए कॉलरेज बताते हैं, क्या, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम कविता है। कॉलरेज का कहना है, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम कविता है।
अब आगे आते हैं ड्राइडन। ड्राइडन है, ड्राइडन बताते हैं काव्य सुस्पष्ट संगीत है, काव्य सुस्पष्ट संगीत है, ये ड्राइडन का कहना है। अब देखिए कार्लाइल। कार्लाइल बताते हैं काव्य संगीतमय विचार है। काव्य क्या है? संगीतमय विचार है, ये कार्लाइल बता रहे हैं। काव्य संगीतमय विचार है, कार्लाइल। अब देखिए वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ हैं, वो बताते हैं कविता काव्य क्या है। कहते हैं वर्ड्सवर्थ काव्य प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, काव्य प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। आगे कहते हैं विल्सन। विल्सन बता रहे हैं भावनाओं से रंजित बुद्धि कविता है, काव्य है, कविता है। ये इन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से सही बोला है। हमारी जो भावनाएं होती हैं उनसे जो रंजित हमारी बुद्धि में जो भाव उत्पन्न होते हैं और उन्हीं को हम गुनगुनाते हैं, लिखते हैं कविता के भाव के रूप में, तो वो क्या होता? काव्य होता है। ये ऐसा विल्सन कहते हैं भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है। ठीक, ये विल्सन का कहना है। अब देखिए एडगर एलन पो कहते हैं सौंदर्य की संगीतात्मक सृष्टि काव्य है, सौंदर्य की संगीतात्मक सृष्टि काव्य है, एडगर एलन पो। अब देखिए पीबी शैली का जो कथन है कविता के संदर्भ में, कहते हैं कल्पना की अभिव्यक्ति ही कविता है। जो हम कल्पना कर रहे हैं की है हमने, फिर उसकी अभिव्यक्ति करना ही क्या है? कविता है, ऐसा पीबी शैली कहते हैं कल्पना की अभिव्यक्ति ही कविता है, पीबी शैली। ठीक, अब देखते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड ने बताया है कि कविता जीवन की आलोचना है, और हडसन क्या कहते हैं? कविता जीवन की व्याख्या है, और मैथ्यू अर्नोल्ड बता रहे हैं कविता जीवन की आलोचना है, और मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। ठीक, ये याद रखना है आपको। अब पीबी शैली का एक कथन और विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है, वो है देखिए पीबी शैली कहते हैं हमारे सबसे मधुर गान वो हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, पीबी शैली। ठीक, ये हुआ आज की क्लास में आपका इतना ही। और आपको ये क्लास सबसे महत्वपूर्ण हेल्पफुल लगी हो तो सबसे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल एनटी प्रेमचंद को सब्सक्राइब, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इस जो आज से पहले जो आपकी क्लास हुई है हिंदी में काव्य गुण और काव्य दोष पर, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक, और उस क्लास को भी आप अच्छे से देख लीजिए। ये हुई आपकी काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण पर क्लास। और आपको इस कंटेंट से, इस क्लास से बेहतर आपको कंटेंट नहीं मिल सकता है, ये है आपके काव्य लक्षण के संदर्भ में। तो आपने अभी तक अपने चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और उसके से आपके लिए आपको नोटिफिकेशन आएगी। सब्सक्राइब करना ना भूलना, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। ठीक है।